से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे सीजीएल की बात हो, चाहे सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, रेलवे एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम हो, इवन तो शिक्षक भर्ती एग्जाम्स हो, सब में आपके नंबर सिस्टम से बहुत सारे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके थ्योरी से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग जीरो से पढ़ेंगे और इसके सबसे कॉम्प्लेक्स वर्जन तक चलेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कितने वैरायटी के उसमें कंसेप्ट है और कितने वैरायटी के उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर सिस्टम को मैंने तकरीबन 10 एक थ्योरी के लेक्चर्स में बांटा हुआ है। 10 एक लेक्चर में मैं आपका थ्योरी कवर करूंगा, क्वेश्चन भी साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 10 एक कंसेप्ट है इसमें जो मोटा मोटा आपको पढ़ना पड़ता है। अगर मैं नाम लूं तो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, ये थ्योरेटिकल सेक्शन है जिसकी थ्योरी से बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। और हम लोग बचपन से जो नंबर सिस्टम हमें पढ़ाया जाता है कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, स्पेशली प्राइम को लेके, को प्राइम को लेके, ट्विन प्राइम को लेके बहुत सारे सवाल जो आपके एग्जाम में बनते हैं और उनकी बेसिक डेफिनेशन ना पता होने की वजह से बहुत आसान क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में समझ में नहीं आता, यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो पहले लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम से लेते हुए एपी और जीपी के कंसेप्ट तक चलेंगे हम। यहाँ तक हमारा नंबर सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा। तो चलो बगैर देर किए हुए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और ये सबसे बड़ा चैप्टर रहने वाला है। एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। ये फ्लो चार्ट जो है, जब मैं ये एनोटेशन की पीडीएफ आपको दूंगा तो इसको लेके आप इसे रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो है पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा देता हूँ। जो है नंबर सिस्टम का ये वाला जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है वो मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। वो मैंने जो फ्लो चार्ट लिया था वो आपके रिविजन के लिए था। जैसे हम बात करते हैं नंबर्स की, तो हमारे जो नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को, उन सभी नंबर्स को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस आई बी में जब हम बात करते हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हम बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्लो चार्ट के सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसका दो हिस्सा आता है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका दो हिस्सा आता है। एक हिस्सा जरा ध्यान से देखो, इसमें ए और बी है और एक हिस्सा है आई के साथ। आप आई कह दो या आई बी कह दो, आई के साथ बी लगा हुआ, आई कह दो। ये इसका दो हिस्सा आता है। ए और बी इसमें जो है आपके रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इसको रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर एक मैं नंबर ले लूं 5 प्लस 3i, 5 प्लस 3i अगर मैं ले लूं, तो इसमें 5 और जो 3 है, 5 और जो 3 है वो हमारे क्या है? वो हमारे रियल नंबर्स है। जो हमारा i है, जो हमारा i है वो क्या है? हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर का हिंदी में बोलते हैं इसको कि काल्पनिक संख्याएं। ये होती है वास्तविक संख्याएं। हिंदी में अगर इसको बोले तो इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये सबसे बेसिक चीजें हैं। जो आई होता है इसकी वैल्यू होती है -1। क्या होती है? इसकी वैल्यू -1 होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें तो आई हो गया, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया था 3i, तो 3i कंबाइंड फॉर्म में। 3 अगर अकेले लिखोगे तो क्या होगा? वो वास्तविक नंबर होगा। जब 3i लिखोगे तो ये आपका क्या होगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। 3 इसमें जो है वास्तविक या रियल नंबर है। फिर जब हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर फर्दर और क्लासिफाई किया गया है। रियल नंबर्स को आगे और बांटा गया है। इसको बांटा गया है रेशनल नंबर में। क्या बांटा गया है? रेशनल नंबर में और इर्रेशनल नंबर में। और इर्रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में और इर्रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इर्रेशनल नंबर वो है जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। p बाई क्यू की बात करें तो p बाई क्यू के फॉर्म में आप
लिख सकते हो वो सारे के सारे नंबर, जैसे 2 है तो 2/1 रख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। तो सही बटे में हिंदी में इसको बोलते हैं, सही बटे में जिसको लिख सकते हो, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको सही बटे में नहीं लिख सकते हो, जैसे √2 हो गया, ठीक है ना, √3 हो गया, 2 के पावर 1/3 हो गया, 3 के पावर 1/4 हो गया। जिसको कर्ड़ी से, हिंदी वाले भाजी बच्चे ऐसे समझो, जिसको कर्ड़ी से बाहर निकाल के नहीं लिखा जा सकता है, वो सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जिनको कर्ड़ी से बाहर निकाल के रखा जा सकता है, वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो नंबर ऐसे हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन सबको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और वो सारे के सारे जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। फिर हम जब बात करते हैं रेशनल नंबर के साथ, तो रेशनल नंबर को आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर को आगे और फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। रेशनल नंबर की जब हम बात करें तो इसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में, एक को कहते हैं इंटीजर और एक को कहते हैं फ्रैक्शन। एक को कहते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर वो वैल्यू होती है, जैसे हम कहते हैं कि -7, -3, -4, -3, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके के नंबर जो होते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, जो पूर्ण अंक होते हैं उनको पूर्णांक बोलते हैं। तो इंटीजर वो होते हैं जिनको पूर्णांक बोलते हैं। फ्रैक्शन वो होते हैं जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन 3 तरीके के होते हैं। फ्रैक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाता है। अंश बटा हर लिखा जाता है। अंश बटा हर लिखा जाता है। तो जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 तरीके का फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। फैंसी नामों से मत देखो, नाम आपको जानना है। आप फ्रैक्शन के विषय में सब कुछ जानते हो। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जब आपका अंश हर से छोटा होता है, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ले लूं तो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कह सकता हूं 2/3, 3/4, 4/7। इन सब में क्या है, आपका अंश हर से छोटा है, या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। जब यही होता है, आपका नोमीटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं 4/3, 5/2, 7/3। तो इन सब में क्या है, अंश जो है हर से बड़ा है, या नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हम सही बटे के फॉर्म में लिखते हैं। एक सही 4/3, 3 सही 2/5, इस तरीके का जो फ्रैक्शन लिखते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसी में एक चीज और आता है जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। उसको भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे, डेसिमल्स को, दशमलव को अभी अलग से पढ़ेंगे, दशमलव फ्रैक्शन को। फिर जब हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर को 2 तरीके से जो है कैटेगराइज किया जाता है। एक तो इसको कैटेगराइज किया जाता है इवन में, और एक कैटेगराइज किया जाता है ऑड में। वो सारे के सारे नंबर जो 2n के फॉर्म में होते हैं, जो 2n के फॉर्म में होते हैं, वो इवन कहलाते हैं। जो 2n +-1 के फॉर्म में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ऑड कहलाते हैं। 2n के फॉर्म का जो होता है वो इवन कहलाता है, और 2n-1 का जो फॉर्म होता है वो ऑड कहलाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर ये ले लूं मैं, कि जैसे 2 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ये सब 2n के फॉर्म में है। n 1 2 3 4 5 6 लगते जाओगे तो 2 सब में कॉमन हो सकता है। इसी तरीके से मैं 1 ले लूं, मैं 3 ले लूं, 5 ले लूं, 7 ले लूं, 8 ले लूं, -1 ले लूं, -3 ले लूं, -5 ले लूं, -7 ले लूं, -8 ले लूं, ये क्या है? ऑड। यहाँ पे -2 ले लूं, -4 ले लूं, -6 ले लूं, -8 ले लूं, -10 ले लूं, ये इवन है, ये ऑड है। इंटीजर को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। इंटीजर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आप देख रहे होंगे, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है।
तो इसको हम कैसे बांटते हैं इंटीजर को? एक बांटते हैं जो निगेटिव इंटीजर में बांटते हैं, जो निगेटिव है, और एक को क्या बांटते हैं, एक को हम बांटते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, या इसके अलावा आप होल नंबर में बांटते हो। किसमें? होल नंबर्स में बांटते हो, होल नंबर्स में बांटते हो। इसका डिवीजन अच्छा ये डिवीजन होता है कि एक निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, बिल्कुल होता है। अभी हम समझाएंगे कि पॉजिटिव इंटीजर कैसे होता है। एग्जाम्पल अगर लोगे तो सारा जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो के बीच में जितना आपका इंटीजर वैल्यू है वो सारे के सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं। होल नंबर की जब बात करते हो इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आती है जीरो। जीरो होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो जैसे 1 से लेके 9 तक जब डिस्कवरी हुई थी, जब खोज हुआ था जीरो से पहले तक, तो 1 से 9 तक नंबर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे जीरो हुआ तो 9 के आगे जब जीरो हुआ तो 1 0 हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, तो सारे नंबर हमें मिल गए। तो जीरो आपका जो आता है होल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो जीरो हो गया, उसके बाद हम जो कहते हैं वो होता है नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेके कहां तक होता है? इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स कहां होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और जीरो अपने आप में जीरो होता है। ये होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर के अंदर आता है। फिर कई सवाल होता है कि जीरो के विषय में, जीरो के विषय में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीरो क्या है। तो जीरो के विषय में कुछ डेटा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये जरा आप नोट कर लो। जब हम बात करते हैं जीरो की, ये डेटा पूछा जाता है आपके एग्जाम में जीरो के विषय में। तो जीरो के विषय में कुछ बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। जीरो को अगर हम पूछे कि ये इवन होता है तो ऑड होता है, तो ध्यान रखो इवन और ऑड के विषय में कि जब हम बात करते हैं तो जो जीरो होता है वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। पूछा जाता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये नाइदर पॉजिटिव है नॉर निगेटिव है। दूसरा पॉइंट क्या है? नाइदर पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव है नॉर निगेटिव है। ये दोनों नहीं है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ये क्या है? ये होल नंबर है। ये क्या है? ये होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज है ये रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ये चार तरीके का जीरो के विषय में इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में थ्योरी वाइज पूछा जाता है, तो ये थ्योरी वाइज आपको याद होना चाहिए। ये पूरा का पूरा थ्योरी वाइज याद होना चाहिए, ठीक है। अब जब रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर के विषय में एक और जानकारी थोड़ी सी जान लो। रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन में, एक और इसकी चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सब नंबर लाइन पे सब रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नंबर लाइन होता क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक लाइन बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक लाइन बनाते हैं और सारे रियल नंबर को इस पे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन भी आती है कि वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये एक छोटी सी बात भी आपको याद रखनी होगी। अब इसके बाद थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन के लिए चलते हैं। फिर इसके बाद एक चीज आती है, जब आप रियल नंबर के अंदर घुस जाते हैं तो रियल नंबर के अंदर एक चीज और आपसे पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? ये आपका जो है रियल नंबर के अंदर जब नेचुरल नंबर पहुंचोगे, मैं एक और डिवीजन बना देता हूं जिससे आपको समझ आए। जब आप नेचुरल नंबर्स में होगे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर को छोड़ा आप सीधे प्राइम नंबर समझो कि प्राइम नंबर क्या होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हिंदी में लिख दूं क्या? ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर हो, जिनके दो फैक्टर्स हो, या हिंदी में दो गुणक हो, वो क्या कहलाते हैं? वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। हिंदी में इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। हिंदी में इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। अब जैसे मैं लिखना चालू करूं 1 2 3 4 5, और मैं इसमें अगर देखूं कि इसके कितने फैक्टर हैं, तो 1 एक इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है 1 और 2,
ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। फिर यहीं अगर मैं लिख दूं 6 को, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से खुद से कटेगा। फिर 7 की अगर बात करूं तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। अगर 8 की बात करूं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से खुद से कटेगा। फिर 9 की बात करूं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। इन नंबरों को देख के अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आप ये बता दो कि कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे कि सर 2 फैक्टर चाहिए। तो यहां पे 2 फैक्टर है, जरा ध्यान से देखना, यहां पे 2 फैक्टर है, ठीक है। और यहां पे देखना, यहां पे भी ध्यान से देखो 2 फैक्टर है, यहां पे ध्यान से देखो 2 फैक्टर है, यहां पे ध्यान से देखो 2 फैक्टर है, तो यहां पे ध्यान से देखो 2 फैक्टर है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। क्या एक प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यूं कह दूं, मैं अगर एक की बात करूं तो क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं 2 फैक्टर चाहिए, प्राइम नंबर नहीं है। यहीं पे एक और चीज सीखनी होती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। एक और चीज सीखनी होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर की बात करूं तो ये वो होते हैं जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं, जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं, इनके एक और खुद के अलावा कोई एक फैक्टर कम से कम और होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां पे 4 के, ध्यान से देखो यहां पे 4 के, 4 के फैक्टर है 2 से ज्यादा, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, यूं कह दो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। अगर इसकी बात करूं, जरा ध्यान से देखो, इसके क्या है, इसके 3 फैक्टर, इसके जरा ध्यान से देखो, इसके 4 फैक्टर है, इसके 4 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर है और इसके 3 फैक्टर है। और 9 की बात करूं, अच्छा ये उसमें कर लिया था, गलती से प्राइम तो नहीं बोल दिया था, ये प्राइम नहीं होगा, ये होगा कंपोजिट नंबर। इसके 3 फैक्टर है, जरा ध्यान से देखो, मैं इसको लिख भी देता हूं, इसके 3 फैक्टर है, इसके 4 फैक्टर है, इसके 4 फैक्टर है और इसके 3 फैक्टर है, बाकी के 2 फैक्टर है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर और ये कंपोजिट नंबर है। और अगर हम प्राइम की बात करें, अगर हम प्राइम की बात करें तो प्राइम नंबर ये है, प्राइम नंबर ये है, और अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर ये है और प्राइम नंबर ये है, तो इतने प्राइम नंबर है और इतने कंपोजिट नंबर है। फिर हम बात करते हैं वन के विषय में क्वेश्चन आता है कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 1 की अगर बात करें तो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, दोनों नहीं है। 1 के विषय में ये डेटा आपको याद रखना है कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। और दूसरी बात यह है कि 1 से लेके 200 तक, तकरीबन 100 लेके 200 तक तकरीबन आपको सारे प्राइम नंबर्स जो है 2-4 बार लिख के देख लेने चाहिए, ताकि जब इससे क्वेश्चन बने तो एग्जाम में आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। तो 1 से लेके 200 तक के सारे प्राइम नंबर आपको जो है लिख के कायदे से तो उसे 4-6 बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि जब भी नंबर आए तो आपको अंदाजा लग जाए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं समय बहुत लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर नंबर बड़ा हो जाए, नंबर अगर बड़ा हो जाए, 200 से भी बड़ा हो जाए, 200 तक तो चलो रट लेंगे, 200 से बड़ा हो जाए तो कैसे पहचानेंगे कि प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर नहीं है, कि वो कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम प्राइम नंबर के कुछ टाइप होते हैं उसको सीखेंगे। प्राइम नंबर के कुछ टाइप होते हैं उसको सीखेंगे। प्राइम नंबर के हम टाइप की बात करेंगे पहले। तो प्राइम नंबर के कुछ टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम, एक होता है को प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम, एक होता है को प्राइम। जो ट्विन प्राइम की बात करें तो जैसे 3 और 5 लिया है, ठीक है ना, 5 और 7 लिया हुआ है, तो ऐसे सारे के सारे प्राइम नंबर जिनका गैप 2 है, जिनका गैप 2 है उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। और 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर को अगर एक साथ रख दे, 2 और 3 को एक साथ रख दिया, 3 और 5 को रख दिया,
3 5 7 को रख दिया, तो ये सब क्या कहे जाते हैं, ये सब कहे जाते हैं को प्राइम। दो या दो से अधिक प्राइम नंबर को एक साथ हम को प्राइम बोलते हैं। फिर एक आता है रिलेटिवली प्राइम, एक होता है रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम वो होते हैं इसके अंदर हम ये नहीं देखते हैं कि प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, किसी दो नंबर का अगर HCF ऑफ एनी टू नंबर अगर 1 है तो वो दोनों रिलेटिवली प्राइम होते हैं। जैसे मैं बोलूं 2 और 3, 2 और 3 की बात करें तो इनका HCF 1 होगा। अगर मैं 3 और 4 की बात करूं तो इनका HCF 1 होगा। 4 जबकि कंपोजिट नंबर है, लेकिन 3 और 4 क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो रिलेटिवली प्राइम के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि किन्हीं दो नंबरों का अगर HCF 1 है तो वो रिलेटिवली प्राइम है। समझ में आया? अब चलो बात करते हैं कि प्राइम नंबर पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना, प्राइम नंबर पहचानेंगे कैसे। प्राइम नंबर पहचानेंगे कैसे? प्राइम नंबर पहचानने से पहले एक चीज है, आपको याद रखना होता है कि 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 51 से 100 के बीच में जो है 10 प्राइम नंबर होते हैं। और 101 से 200 जो है 21 प्राइम नंबर होते हैं। 21 प्राइम नंबर होते हैं। इसमें 101 जो है ये 3 डिजिट का सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर है, और 197 सबसे बड़ा जो है प्राइम नंबर है। 197 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 3 डिजिट की बात करें तो। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, और इस डेटा को लेके भी एग्जाम में कई क्वेश्चन आया है। देखो याद करने के लिए बहुत सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं उतनी चीजें याद करने की बात कर रहा हूं जिन पे कई बार रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज याद कर लो कि 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर है, 51 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है, 101 से 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर है, 101 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और ये लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर है। कब तक? 200 के बीच तक का, ठीक है ना। 200 की बात कर रहे हैं, 200 तक का 197 सबसे लार्जेस्ट है। 200 के ऊपर का नहीं, 3 डिजिट तो वो भी होगा। ये तो स्टेटमेंट थोड़ा वो कर लो। ये लेस देन जो है क्या कहते हैं, लेस देन 200। 200 से नीचे 3 डिजिट का हाईएस्ट जो है प्राइम नंबर 197 है। अब अगली चीज आती है कि कैसे फाइंड आउट करें कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन होती है इसको फाइंड आउट करने की, जरा नोट कीजिएगा। प्राइम नंबर के कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए होता है कि प्राइम नंबर जो है अगर 5 या 5 से अगर बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो प्राइम नंबर होता है 6n ± 1 टाइप का। 6n ± 1 टाइप का होता है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर 5 से बड़ा है तो प्राइम नंबर 6n ± 1 टाइप का होता है। ये जरूरी बात है, स्टेटमेंट है, जरा लिखिएगा कि प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है वो हमेशा 6n ± 1 टाइप का होगा, 1 टाइप का होगा। लेकिन इसका वाइसा वर्सा, मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं है। कोई नंबर अगर आपको 6n ± 1 टाइप का दिख गया, 6n ± 1 टाइप का दिख गया तो जरूरी नहीं वो प्राइम है। लेकिन अगर वो प्राइम होगा तो ये जरूरी है कि वो 6n ± 1 टाइप का होगा। जैसे इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर लिया हमने 23, एक नंबर लिया 25, एक नंबर लिया 37, एक नंबर लिया 35। जरा ध्यान से देखिए इनको। 23 जो है ये 6 गुणे 4 - 1 टाइप का है, ये 6n - 1 हो गया। यहां पे अगर इसको देखें 6 गुणे 6 + 1 हो गया तो 6n + 1 टाइप का हो गया। इसे देखो 6 गुणे 4 + 1 टाइप का हो गया। इसे देखे जरा 6 गुणे 6 - 1 टाइप का हो गया। तो ये प्लस और ये प्लस टाइप का हो गया, ये माइनस और ये माइनस टाइप का हो गया। जरा ध्यान से देखो कि जो 23 है वो तो प्राइम होता है, जो 37 है वो तो प्राइम होता है, पर 25 और 35 ये तो कंपोजिट नंबर होता है, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो 25 और 35
नहीं है, लेकिन ये 6n+1 और 6n-1 टाइप का है। तो जो भी आपका प्राइम नंबर होता है वो इस फॉर्मेट का तो होता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है कि कोई भी नंबर इस टाइप का मिल गया, कोई भी नंबर इस टाइप का मिल गया तो आप जो है ये कह दो कि नहीं भाई ये तो पक्का प्राइम होगा, ये ऐसा ट्रू नहीं है। तो ये वाला जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो मेथड हम सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी भी ऑप्शन को देख के कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। अगर वो हमें बताना है कि भाई ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम पहले देख लेंगे वो 6n+-1 का है कि नहीं। अगर 6n+-1 टाइप का होगा तो हम मान के चलेंगे कि ये तो प्राइम हो सकता है। क्या ये प्राइम हो सकता है? लेकिन अगर 6n+-1 का नहीं है तो वो तो प्राइम हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये आपके काम आता है। दूसरा मेथड आता है जिसमें आप क्या काम करते हो, जैसे मान लो आपको फाइंड आउट करना है, मैंने कुछ 4 नंबर ले लिया, 143, 259, 119, 173, ये है जो ले लिया। मेरे को बताना है इसमें कि कौन प्राइम होगा कौन प्राइम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 6n+-1 टाइप का। अगर मैं 143 को देखूं, ठीक है, तो 6n+-1 टाइप का होगा कि नहीं। देखो 144 12 का गुणनफल होता है, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर होता है। 6 से भाग दोगे, 6 दूनी 12, जरा इसको ध्यान देखना, 6 गुणे 6 दूनी 12, 23 हो गया, और 6 चौका 24 और -1 ये है। तो ये प्राइम होने की संभावना है। फिर 259 की अगर बात करें, ध्यान से देखना, 259 की बात करें, 6 गुणे 4, 6 चौका 24, 19, 6 त्रिक 18 +1, 6n+1 टाइप का हो गया। इसी तरह से ध्यान से देखें, 6 दूनी 12 और ये 39 हो गया, 6 6 का 36, यहां से जैसे 6 दूनी 12 देखो, ये 39 बचेगा, 6 6 के 36 +3, ये हो गया 26 +3। इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, 6 × 26 +3, सॉरी 16 होगा ना यार, 2 कर दिया, 6 कम 6, नहीं गड़बड़ है, 6 कम 6 और 59, 6 9 54, ये है, ये भी है, 6 कम 6 और ये हो गया 59, ठीक है ना, और 6 10 में 60, ये 120, मतलब ये -1 टाइप का है, ठीक है ना, 6 गुणे 20 -1 टाइप का है, 20 का 120 -1 हो गया ना, तो ये है। फिर इसकी बात करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और +1 टाइप का है। तो ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर जो है, आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे नंबर आपके 6n+1 और 6n-1 टाइप के हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये सारे के सारे नंबर क्या प्राइम नंबर है? सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आपके पास चारों ऑप्शन मिल गया कि वो 6n+-1 के हैं, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि प्राइम है कि प्राइम नहीं है? अब जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको जानकारी में है, उससे तो आप निकाल सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, 4 3 7 1 8, 143 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, और 7 3 10 1 11 हो गया, 9 5 14 और 14 2 16 हो गया। तो यहाँ इसको क्या आप देख पा रहे हो, किसी से डिविजिबल है किसी से डिविजिबल नहीं है? क्या 119 डिविजिबल है? 119 तो पहाड़े में ही आता है, 119 तो पहाड़े में ही आता है, 17 के पहाड़े में आता है। तो अगर ये 17 के पहाड़े में आता है, आपको ये पता है 17 गुणे 7 होता है, 17 7 119, तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो आपको ये पता है ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन से अगर कट गया एक से, खुद के अलावा किसी और नंबर से कट गया, तो फिर प्राइम नहीं हो सकता। तो ऐसे में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये प्राइम है या प्राइम नहीं है? तो इसके लिए तरीका ये होता है, आपको फाइंड आउट करना है तो आप नियरेस्ट में क्या करो, नियरेस्ट में जो है, नियरेस्ट में इससे बड़ा, नियरेस्ट में इससे बड़ा स्क्वायर का एक नंबर लो, नियरेस्ट में इससे बड़ा एक स्क्वायर का नंबर लो। तो जैसे 143 से बड़ा क्या है? 144, 143 से बड़ा क्या है? 144। स्टेप लिख लो, स्टेप लिख लो, जो भी नंबर है, स्टेप 1 क्या करना होता है, जो भी नंबर है, नंबर है उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो भी नंबर है उससे बड़ा, आप क्या काम करो, उससे बड़ा एक स्क्वायर वाला जो है नंबर पिक करो, नंबर पिक करो। फिर उसका स्टेप 2 है, फिर उसका क्या है, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो।
जैसे इसी का एग्जांपल लेके दे रहा हूं, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 से नीचे जितने प्राइम नंबर है, 12 से छोटे जितने प्राइम नंबर है, 12 से छोटे प्राइम नंबर्स है, 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है, जैसे आपका हो गया 2 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन सबसे इनमें भाग दो, इन सबसे इनमें भाग दो, 11 भी हो गया, इन सबसे इसमें भाग दो। अगर भाग देने से भाग चला जाएगा तो प्राइम नहीं है, और भाग देने से अगर भाग नहीं जाएगा तो प्राइम है। जैसे इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 11 की डिविजिबिलिटी किसी को चेक करने आती है तो 3 1 4 4 11 का डिविजिबल है, 11 से भाग दोगे, 11 कम 11, 11 तेईस 33, तो ये लिखा हुआ है 11, 11 कम 11, 11 गुणे 13 लिखा हुआ है, 11 गुणे 13 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। अब आपके पास दो नंबर बचा हुआ है 259 और 173, 259 और 173। तो 259 से बड़ा जोड़ना पड़ेगा और 173 से बड़ा जोड़ना पड़ेगा। 173 से बड़ा अगर चले तो 196 होता है, 196 होता है, जो कि 14 का क्या है, इसका जो स्क्वायर रूट लोगे 196 का, तो ये हो जाएगा 14। 14 से छोटे जितने भी अगर हम बात करें तो इसमें हम और एक ऐड कर लेंगे नंबर, और एक नंबर ऐड कर लेंगे, 2 3 5 7 11 और 13। इन नंबरों से भाग देके देखेंगे। इसमें 2 से भाग जाने के लिए आखिरी डिजिट इवन होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। 3 से भाग देने का तरीका क्या होता है, सबका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 3 10 1 11 डिविजिबल 3 से नहीं है। 5 के लिए आखिरी में 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 7 से भाग देके देखो तो 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है ना, 7 दूनी 14, 33 बचा, 7 से भाग नहीं जाएगा। फिर 11 से भाग दोगे तो 11 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर 13 से भाग देके देखो तो 13 कम 13, ठीक है ना, फिर 43 बचा, 13 से भी भाग नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। अब ये आप जो है, अब ये जो है आप खुद इससे बड़ा क्या लो, स्क्वायर नंबर लो, इससे बड़ा स्क्वायर नंबर लो, फिर उसका स्क्वायर रूट लो, उसका स्क्वायर रूट लो। नंबर क्या होगा 289, मतलब 17। 17 से जितने छोटे प्राइम नंबर है उन सबसे इसमें भाग देके देखना है। 17 से छोटे प्राइम नंबर में 13 के बाद 14 15 16, मतलब इन्हीं में से किसी नंबर से जाना चाहिए। 2 से भाग जा रहा है नहीं, 5 से जा रहा है नहीं, 3 से भाग देके देखो तो 3 से नहीं भाग जाएगा क्योंकि 9 5 14, ठीक है ना, 14 2 16, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी भाग नहीं जा रहा है। फिर 7 से भाग देखो तो हो गया 7 3 21, 7 7 49, ये 7 से डिविजिबल है। क्या है, 7 से डिविजिबल है। ये क्या है, 7 गुणे 7 3 21, 7 7 49, 37 गुणे 7 लिखा हुआ है, 37 गुणे 7 लिखा हुआ है 259। तो आपको पता चल गया कि आपके पास एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 173। स्टेप क्या था, जब भी आपके पास हो तो पहला स्टेप होता है चेक करना, पहला स्टेप होता है चेक करना 6n + -1 टाइप का है कि नहीं है। 6n + -1 टाइप का नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अगर 6n + -1 टाइप का है तो दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, उससे जस्ट एक बड़ा स्क्वायर नंबर लो, और स्क्वायर लेने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट लो। उस स्क्वायर रूट से जितने छोटे प्राइम नंबर्स हैं उन सभी प्राइम नंबर से भाग देके देखो, अगर किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है, किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है तब वो प्राइम होगा। ये दूसरा तरीका था, एक पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका था। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड कैसे काम करता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने 143 नंबर लिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो। आप इसको 144 - 1 लिख सकते हो, आप इसको 12 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हो, आप इसको 11 गुणे 13 लिख सकते हो। यहां से आपको ये पता चल जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, तो यहां से इसके फैक्टर सीधे सीधे पता चल गया कि भैया ये तो नहीं होगा। इसी तरीके से ध्यान से देखो, जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर्स को आप देख के ये बता सकते हो कि ये लिखा हुआ है आपका 1000 + 343, ये 10 का क्यूब लिखा हुआ है और ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है। तो जब आप ये काम करोगे तो 10 + 7 एक फैक्टर हो जाएगा, एक दूसरा फैक्टर इधर मिल जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा अलजेब्रिक मेथड से कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 10 27 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1000 + 27। आप इसको 10 का क्यूब + 3 का क्यूब लिख सकते हो। तो यहां पता चल जाएगा कि इसका भाई 13 एक फैक्टर है, इसका क्या फैक्टर है, 13 एक फैक्टर है। इसी तरीके से 899 को आप क्या लिख सकते हो, 900 - 1, ये 30 - 1 और 30 + 1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा।
इसी तरीके से 91 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 9, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 और 10 प्लस 3, 10 प्लस 3। इसी तरीके से 657 को भी लिख सकते हो, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो। तो जब भी इस तरीके का नंबर हो तो जरा घूर के देखिएगा, वो अलजेब्रिक फॉर्मेट में तो नहीं लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये वाले जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर हो सकते हैं। तो इस मेथड से भी आप प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का तरीका आपको समझ में आ गया हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 6n प्लस माइनस 1 टाइप का होता है अगर प्राइम नंबर 5 से बड़ा है। दूसरा तरीका यह होता है कि किसी भी नंबर को प्राइम है या नहीं है चेक करने के लिए उससे बड़ा एक स्क्वायर वाला नंबर पिक करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और उस स्क्वायर रूट वाले नंबर से नीचे जितने प्राइम नंबर है उन सब से नंबर में भाग देके देखते हैं। अगर कट गया तो प्राइम नहीं है, नहीं कटा तो प्राइम है। कोई नंबर ऐसा है जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो वहां से मुझे दिखाई दे जाता है कि भैया इसके तो फैक्टर होंगे। ये 3 तरीका है जिससे आप प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज पे और चलने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं, इसको मैं सेट कर देता हूं ऊपर। एक चीज और अपन सेट करने वाले हैं, जैसे अपन बात करते हैं, कई सारे सवाल आते हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स की बात कर लेते हैं, डेसिमल्स की बात करना भी बहुत जरूरी है। डेसिमल्स में हिंदी में अगर बोले तो एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। देखो शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं भैया, जैसे हमने लिखा 2/5 और इसको हमने काट दिया 0.4 आ जाएगा, इसके बाद जो है 000 आ जाए, तो जब किसी पर्टिकुलर नंबर के बाद 0 आना चालू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। अशांत दशमलव वो होता है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में 1/3 लिख दिया तो हमने 0.3 0.3 0.3 0.3 या 3 बार करके रिप्रेजेंट करते, ऊपर एक बार लगा देते हैं तो ये पता चल जाता है भाई ये रिपीट करेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये अशांत दशमलव जो होता है ये रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है जो रिपीट भी नहीं करता है, ठीक है ना। कई बार कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट भी नहीं करता है। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिपीट करने वाले, एक होता है जो है अच्छा अशांत दशमलव तो रिपीट करेगा ही ना, ये अशांत होता है तो ये चलता रहेगा। रिपीट करने वाला हाँ, एक रिपीट और एक नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि नंबर 3 3 3 नहीं आएगा, नंबर 1 2 3 4 5 आएगा, वो बदलता रहेगा। तो ये जो नंबर होते हैं जितने भी शांत होते हैं, ठीक है ना, जितने भी शांत दशमलव होते हैं ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं। इसमें वो जो रिपीट कर रहे होते हैं और नॉन इंडिंग होते हैं, ये नॉन इंडिंग है ना, रिपीट कर रहा हो और नॉन इंडिंग हो, तो ये जो होते हैं ये भी रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन वो जो नॉन रिपीटिंग और नॉन इंडिंग होते हैं, जो नॉन रिपीटिंग नॉन इंडिंग होते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नंबर होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। इसकी थ्योरी पे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो जहां पे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के माध्यम से और इसे समझा दूंगा मैं। अब ये रहा आपका थ्योरी का सेक्शन, लगभग थ्योरी का सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। थ्योरी का सेक्शन, जैसे पाई की वैल्यू की अगर हम बात करें जरा ध्यान से देखना, तो इसकी वैल्यू होती है 3.1415926535897932। यहाँ पे देखो रिपीट नहीं है कुछ भी, क्या है यहाँ पे रिपीट कुछ भी नहीं है। तो जो पाई की ये वाली वैल्यू होती है ये रेशनल नंबर होती है या इरेशनल नंबर होती है। तो ये जो पाई की वैल्यू होती है जो इस फॉर्मेट में लिखा होता है, ये पाई अगर पाई की तरह लिखा जाए तो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। कई बार आपके सवाल में क्वेश्चन आया पाई रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर पाई का मान 22/7 लिख दिया जाए तो 22/7 की बात पूछा जाए ये रेशनल है या इरेशनल है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये रेशनल नंबर होता है। जब ये होता है तो इरेशनल, जब ये होता है तो ये रेशनल नंबर होता है। सवाल जब पूछता है कि पाई क्या है, रेशनल या इरेशनल, तो पाई उस वक्त हमें बताना होता है इरेशनल नंबर होता है। जब 22/7 पूछा जाए रेशनल या इरेशनल है तो आपको क्या बताना होगा, वो रेशनल है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया, 3-4 बार पूछा गया आपके एग्जाम में।
जैसे √7 की वैल्यू है 2.64756875 तो रूट की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी आपको पता है इरेशनल होती है। इसमें देखो ना रिपीट नहीं करेगा, इंड भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा। √2 की वैल्यू ना रिपीट करेगा ना इंड करेगा। तो नॉन रिपीटिंग नॉन इंडिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से 1/3 की बात करें, 1/7 की बात करें 0.142857 14285 तो 14285 ध्यान से देखो रिपीट करता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा। 77/600 लिखो तो 128 फिर 333 रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो ये रिपीट कर रहा है। नॉन इंडिंग है, रिपीटिंग और नॉन इंडिंग। तो ये नंबर कैसे होते हैं, ये नंबर होते हैं रेशनल, ये नंबर होते हैं रेशनल। इसकी थ्योरी पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन आया, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन आया। तो ये आपके नंबर्स की जो बेसिक्स है कि नंबर्स कौन होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और इस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो 1 बाय 1 हम सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी के सेक्शन से देखो पूछा गया था, क्या जीरो क्या है, ऑड नंबर है। जीरो क्या है, इवन नंबर है। बोथ ऑड एंड इवन नंबर है, नाइदर ऑड नॉर इवन नंबर है। जीरो के विषय में 4 पॉइंट्स बताए थे, वो चारों पॉइंट्स याद होना चाहिए। हम बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव, ध्यान से रखना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था ये इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तीसरा था ये होल नंबर होता है। और चौथा था ये रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। जीरो में किसी संख्या से भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0/1 भी लिख सकते हो ना, इसलिए p/q के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका सवाल का सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, ये आया विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। ये सवाल ऐसे ही आया कि प्राइम नंबर इसमें कौन है। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे देख लो, अगर कोई नंबर आपको दिख जाता है कि कोई किसी से डिविजिबल है तो तुरंत काट दो। जैसे यहां देखो 9 2 11 1 12, ये 3 से डिविजिबल है, 3 चौका 12 3 त्रिका, तो 3 गुणे 43 लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। और ध्यान से देखोगे तो ये नंबर भी ऐसे लिखा हुआ है कि 2 6 दूनी 12 और 6 कम 6 प्लस 3 6 6 दूनी 12 और 6 कम 6 गुणे 21 प्लस 3 टाइप का है। तो आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि ये क्या है, 6n प्लस 3 टाइप का है। 6n प्लस 3 टाइप का है तो वैसे ही नहीं होगा। अब अगर 2 to 1 की बात करें, जरा ध्यान से देखना, 6 से अगर आप वो दोगे तो 6 3 18 और 6 6 8 36 6 7 42, 6 गुणे 37 -1 लिख सकते हो, 6 गुणे 37 -1 लिख सकते हो। 373 को देखो, 6 गुणे 6 6 आगे 36 और 6 दूनी 12 प्लस 1, ये 6n प्लस 1 टाइप का हो सकता है ये। और जरा 162 को देखो, तो ध्यान से देखो, 6 दूनी 12 और 6 से 42, ये 6n टाइप का हो गया। किसका, 6n टाइप का हो गया। वैसे भी ये इवन लास्ट में आ रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये डिविजिबल तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन में बचा हुआ है, 221 और 373। इन दोनों में फाइंड आउट करना है, इन दोनों में फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्राइम है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें ध्यान से देखोगे, अगर अलजेब्रिक मेथड अगर इस्तेमाल करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 225 माइनस का 4, ये हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये 13 गुणे 17 दिखाई दे रहा है, वैसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे गया 13 गुणे 17, तो ये आपका प्राइम नहीं है। तो बचा कौन है, ये प्राइम है। इसको देखने के लिए आप इससे बड़ा कोई, मतलब वैसे तो आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर गए तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हो। इससे बड़ा एक क्या लेना है आपको, इससे बड़ा जो भी स्क्वायर नंबर है उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट लेके उससे नीचे जितने भी कम आपके प्राइम नंबर है, जितने भी छोटे प्राइम नंबर, उनसे भाग देके देखो कि किसी से भाग नहीं जाएगा। तो जब इस तरीके के सवाल है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, इसी में काम हो जाएगा। आगे चले, अगला है √2 इज विच टाइप ऑफ नंबर। √2 है नॉन रिपीटिंग नॉन इंडिंग नंबर है, और रूट के अंदर जो बाहर रूट से ना निकाला जा सके, जो कड़ी से बाहर ना निकाला जा सके, वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अगला है विच नंबर इज इरेशनल नंबर। 3.9 1/4 0.25, ये देखो इसके बाद 0 आ गया। जब डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल अगर इंड हो जाए, ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको 39/10 लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल है। 1/4 p/q के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो ये रेशनल नंबर है। 0.25 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये आगे 0 है, तो ये भी क्या हो गया, ये शांत दशमलव वाला
डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी 1/4 लिख सकते हो। तो ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान रखना यहां देखो 1.23, 124, 125, 126 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग, नॉन इंडिंग है, नॉन इंडिंग है, ना रिपीट हो रहा है ना इंड हो रहा है। तो ना रिपीट हो ना इंड हो तो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। दिया हुआ इफ n एंड m आर बोथ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड। यहां थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखो, इवन नंबर और ऑड नंबर की बात करते हैं। इवन को ई और ऑड को ओ से लिखते हैं। सम और विषम संख्याओं की बात हो गई है। तो इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको सीखना है। कैसे, एग्जाम्पल से सीख लो, फिर ये सवाल कर लेंगे। अगर हम ये बोले कि इनका हम एडिशन करें, क्या काम करें, इन पे हम एडिशन अप्लाई करें कि एक इवन नंबर ले एक ऑड नंबर ले तो हमें क्या मिलता है, दो ऑड नंबर को जोड़े तो हमें क्या मिलता है, दो इवन को जोड़े तो हमें क्या मिलता है। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल जैसे ले लिया, मैंने ले लिया, ध्यान से देखना, मैंने 2 ले लिया प्लस 3 ले लिया, 2 3 5 आया। और समझने के लिए 3 प्लस 4 ले लो, क्या आया 7, क्या आ रहा है। अगर आप इवन को ऑड के साथ जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, आ रहा है ना ऑड। इसी तरीके से ऑड को ऑड के साथ जोड़ो, 3 प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो ऑड को ऑड के साथ जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, इवन। 2 प्लस 4 करोगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, इवन को इवन के साथ जोड़ोगे तो इवन आ रहा है। इवन इवन जोड़ता है तो इवन आता है, ऑड ऑड जुड़ता है तो क्या आता है, आपका इवन आता है। और ऑड और इवन जोड़ता है या इवन ऑड जोड़ो, इनको रिवर्स रेशियो में भी कर लो तो जोड़ रहे हो तो बात तो एक ही है, तो ऑड आएगा। तो कुल मिला जुला के क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि दो सिमिलर को जोड़ोगे, इवन इवन को जोड़ोगे, ऑड ऑड को जोड़ोगे तो इवन आएगा। दो अपोजिट को जोड़ोगे, ठीक है ना, दो डिफरेंट को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, या अपोजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दो डिफरेंट को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इतनी बात है। एक तो ये हो गया एडिशन का। दूसरा चीज ये हो गया कि आप इसमें सब्सट्रैक्शन भी लगा दो, आप चाहो तो इसमें सब्सट्रैक्शन भी लगा लो। अगर आप इवन को ऑड से घटा रहे हो, जरा ध्यान से देखना, लगा के ये भी देख लेते हैं। आप अगर इवन को ऑड से घटा रहे हो, ऑड को ऑड से घटा रहे हो, इवन को इवन से घटा रहे हो तो क्या आएगा। एग्जाम्पल ले लिया, 4 में से मैंने 3 को घटाया तो क्या आया, 1 आया। तो ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ऑड को ऑड से घटा रहे हो, मतलब मैं 5 में से 3 को घटा दूं तो कितना आया, 2 आया। इसका मतलब क्या आया, इवन आया। और अगर मैं इवन को इवन से कर रहा हूँ, इवन इवन को घटा रहा हूँ, 4 को 2 से घटा रहा हूँ तो 2 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो ये चाहे एडिशन की बात करें चाहे सब्सट्रैक्शन की बात करें, दोनों पे सेम ही बात होती है। दो सिमिलर को जोड़ोगे या घटाओगे तो इवन आएगा, दो डिफरेंट को जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इसके बाद बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, इसके बाद बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। गुणन करने पे क्या होता है, गुणा करने पे गुणा कर दो। हमने इवन को इवन से गुणा कर दिया, ठीक है ना, इवन को ऑड से गुणा कर दिया और ऑड को ऑड से गुणा कर दिया। जरा ध्यान से देखो, अगर ऐसा करते तो क्या होता है, 2 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। 4 को 8 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32 आएगा। तो सब क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर हम 2 को 3 से गुणा कर दें तो 6 आ रहा है, 2 को 3 से गुणा करें तो 6 आ रहा है। इसका मतलब इवन को ऑड से गुणा करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन ऑड को ऑड 3 गुणे 5 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो ऑड को ऑड से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ऑड। इसको कैसे याद रख सकते हो, अगर गुणन में एक भी इवन है, गुणन में अगर एक भी इवन है तो आउटकम हमेशा इवन आएगा। गुणन में एक भी इवन है तो आउटकम हमेशा क्या आएगा, इवन है। ऐसे याद रख सकते हो। गुणन में, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में एक भी, मल्टीप्लिकेशन में एक भी अगर, मल्टीप्लिकेशन में एक भी अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, वो आएगा इवन, वो आएगा।
अब सवाल करने आ जाओ। दिया हुआ है यदि n और m दो धनात्मक समपूर्ण संख्याएं हैं, या इफ n and m आर बोथ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड। कौन सा ऑड होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। ये इवन है, आपको ये पता होना चाहिए कि इवन में एक जोड़ते हो तो ऑड हो जाता है, ऑड में एक संख्या जोड़ते हो क्योंकि दोनों के बीच में एक ही का गैप होता है, तो एक जोड़ोगे तो वो बदल जाएगा, तो वो इवन हो जाएगा। तो m और n दोनों इवन है, इसमें अगर एक जोड़ोगे, इन दोनों में जोड़ोगे तो ये ऑड हो जाएगा, फिर दूसरा ऑड हो जाएगा। ऑड और ऑड का गुणनफल क्या आता है? ऑड आता है। अगर गुणनफल में एक भी इवन नहीं है तो क्या आएगा? ऑड आएगा। फिर यहां पे दो इवन को गुणा कर दिया है, दो इवन को गुणा करोगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। ये इवन आएगा, इवन में वन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। तो ये दोनों जो है ऑड ही बना रहे हैं। फिर नीचे जरा ध्यान से देखो, m कॉमन ले लो तो ये हो गया n+1। ये इवन है और साथ में गुणनफल में क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। गुणनफल में एक भी इवन आएगा तो जो इन रिजल्ट क्या आता है? वो इवन आता है। तो ये दोनों तो क्या देंगे? ये दोनों ऑड आउटकम देंगे। ये वाला क्या देगा? इवन आउटकम देगा। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या है? ऑड देंगे, तीसरा ऑड नहीं देगा। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे इस सवाल के माध्यम से ही। चलिए आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जरा ध्यान से देखना। अगला सवाल है द द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं। यही तो थ्योरी था। अब ये देखो आपके एग्जाम का सवाल आया है, यहां मेंशन नहीं किया मैंने किस साल आया है, लेकिन सवाल तो आया है। अब एक सवाल आया था जो बहुत अच्छा सवाल था। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, मेंस में सवाल आया था। Consider the following statement. Every natural number is a real number. Every real number is an irrational number. Every integer is a real number. Every rational number is a real number. Which of the statement is true? इसको समझाने के लिए जो है मैंने ये फिगर जो है ले रखा था, ठीक है ना। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको अलग से ही फिगर बना के समझाई दूं। जो फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट सही से आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं उस फ्लो चार्ट में ही अगर आपको फिगर समझाऊं तो ज्यादा मजा आएगा। चलो एक बार वापस चलते हैं, इसी में समझा देता हूं मैं। ये फ्लो चार्ट है, यहीं पे सर्किल बना के समझा देता हूं मैं आपको सारा का सारा। ये वेन डायग्राम है बेसिकली, समझ रहे हो ना, कौन किसके अंतर्गत आता है, कौन किसका सबसेट है। देखना, सबसे टॉप पे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर सारा का सारा नंबर आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सबसे टॉप वाला। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है, जरा ध्यान से देखना है। मैं दो सर्किल बनाना चाहता हूं, दो इंडिपेंडेंट सर्किल बनाना चाहता हूं। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये हो गया आपका रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। समझ में आया? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर के अंदर ध्यान से देखोगे तो रियल नंबर के अंदर इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। ये हो गया आपका रेशनल और ये हो गया इरेशनल। इरेशनल फिर रेशनल नंबर के अंदर भी अगर ध्यान से देखें, रेशनल नंबर के अंदर देखोगे ध्यान से तो इंटीजर और फ्रैक्शन आता है। ये हो गया इंटीजर, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। इस इंटीजर के अंदर देखोगे इस इंटीजर के अंदर देखोगे तो आपके पास जो है नेगेटिव नंबर्स आएगा और होल नंबर्स आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये होल नंबर हो गया और ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। होल नंबर के अंदर देखोगे तो जीरो और नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है? जीरो और नेचुरल नंबर आता है।
ये हो गया नेचुरल नंबर्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया 0। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है पूरा ये जो बना बनाया है। अब आते हैं सवाल पे, अब आते हैं सवाल पे। एक बार मैंने समझा दिया, अब सवाल पे आते हैं। अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, अगर मैं इसको टोटल को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दूं, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दूं ऊपर का, तो आपको पता है मैं नीचे वाले को रियल नंबर बोल सकता हूं, और इसके साथ छोटा अगर बना दूं तो इसको इमेजिनरी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के जस्ट नीचे है। उसके बाद अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर यहां अंतर आता है, नेचुरल नंबर यहां अंतर आता है। तो हर नेचुरल नंबर वो रियल नंबर तो होगा ही होगा, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। हर नेचुरल नंबर रियल नंबर तो होगा ही होगा। जो सबसे अंदर है वो बाहर वाला तो होगा, लेकिन आपको ये बात समझना है कि ये जो नेचुरल नंबर है ये रियल नंबर से बन के आता है। या इसको ऐसे फिगर समझ लो कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 टुकड़े कर दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 टुकड़े कर दूं और एक बड़ा सर्किल जो बनाया था वो गायब कर देता हूं, तो ये हमारा रियल नंबर हो गया, ठीक है ना। और इधर हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है ना। अब ये रियल नंबर के अंदर अगर चले आए तो कहीं हमको जाके अंदर क्या मिलेगा, अंदर जाके हमको मिलेगा जो है नेचुरल नंबर्स। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर्स होते हैं। दूसरी बात है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर जो है, हर रियल नंबर, ये हमने रियल नंबर बनाया है। रियल नंबर में ध्यान से देखोगे तो रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर में एक होता है हमारा जो है रेशनल नंबर। रियल नंबर हमने ये पूरा बना दिया, तो ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के साथ यहाँ पे एक होगा, क्या होगा, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो जो अंदर वाला होता है वो पक्का ऊपर वाला होता है, पर ऊपर वाला जरूरी नहीं कि ये हो। जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर हो सकता है, वो इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। हर इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है, ऐसा कह सकते हो। तो कहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, सभी रियल नंबर में से कुछ नंबर जो है रेशनल नंबर होते हैं, कुछ इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू था। और ध्यान से देखो ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। अब इंटीजर कहीं नीचे आएगा तो इंटीजर पूरे के पूरे रियल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू है। ये क्या है, ये ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं जो रेशनल नंबर है वो अंदर आ रहा है, तो हर रेशनल नंबर रियल नंबर तो होगा ही होगा। जो ऊपर है, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाला होता ही होता है। अगर हम ये बोले ये वाला इंटीजर है तो इंटीजर रेशनल होगा, हाँ होगा। इंटीजर रियल नंबर होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। तो वही बात है कि रेशनल नंबर जो है, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 जो है ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चले आगे, चले अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, दो संख्याएं ए और बी सह है, को प्राइम है, और ए और बी का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ कारक क्या होगा? टू नंबर्स ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है ए और बी, तो उनका जो एचसीएफ होता है, उनका जो एचसीएफ होता है, या जब सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, या सबसे बड़ा कारक होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। ये इसकी डेफिनेशन है रिलेटिवली प्राइम के लिए जो है। अगला सवाल है, इफ x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज नेगेटिव ऑड इंटीजर, देन एक्स वाई क्या होगा? बोला है एक इवन है और एक क्या है, ऑड है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बात दिया हुआ है, लेकिन सवाल के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का गुणनफल। जब इन दोनों का गुणनफल करोगे, ऑड इंटीजर आएगा, इवन आएगा, रेशनल आएगा, नन ऑफ दी जाएगा। तो आपको पता है कि अगर गुणा कर रहे हो, एक भी इवन है तो फाइनल क्या आता है, इवन ही आता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो अभाज्य है और ना ही मिश्रित है।
तो 1 जो है ना प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, तो 1 ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। P एंड Q इज इवन, ये दोनों सत्य है, हमें फॉल्स बताना है, ये ट्रू है और ये ट्रू है। ये वाला टिक लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन का जवाब दे दिया हमने, ये दोनों ट्रू है। इफ P गुणे Q इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। नहीं, आपको अपन ने क्या बताया, इवन का इवन में गुणा करोगे तो इवन आएगा, ऑड का इवन में गुणा करोगे तो भी इवन आएगा। अब ये उल्टा बोल दिया है कि अगर ये इवन दिया हुआ है, अगर ये इवन दिया हुआ है P इंटू Q अगर इवन दिया हुआ है तो P और Q ऑलवेज इवन, ये दोनों इवन होगा नहीं। ये मान लो P हो गया, ये Q हो गया, तो एक इवन और एक ऑड भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, यस रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, तो ये ट्रू है। तो आपको फॉल्स वाला पता करना था, ऑप्शन सी जो है ये फॉल्स वाला है। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, यस। जितने भी डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना, P बाई Q के फॉर्म में लिखे हो, अगर डेसिमल होगा तो वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट करता है, ऑलवेज टर्मिनेट करता है ऐसा नहीं है। डेसिमल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये ऑलवेज नहीं होता है, ये ऑलवेज नहीं होता है पर टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये हमेशा सही नहीं है, आप इसका उल्टा सही कर सकते हो। ये कह सकते हो कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो रेशनल नंबर होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन सवाल यह क्या क्या कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, 1/3 का नहीं होता है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग 1/3 के केस में है कि वो टर्मिनेट नहीं करता है, तो ये भी ऑलवेज नहीं होता है, ये ऑलवेज नहीं होता है, कुछ केस में होता है कुछ केस में नहीं होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इररेशनल नंबर का जो है टर्मिनेट कर जाता है ऐसा बोल रहा है, ये एकदम फॉल्स है। ये पार्शली ट्रू है, ये पार्शली ट्रू है, लेकिन ये कंप्लीटली फॉल्स है। फिर उसके बाद है डी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको एग्जांपल यहां पे दिखाया था, जरा ध्यान से देखना, सबसे लास्ट में जो थ्योरी का सेक्शन कराया मैंने, यही तो कराया था मैंने आपको। क्या बताया, जैसे √2 है, √7 है, पाई है, जरा ध्यान से देखो, ये इंड भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। 4142135623709504, यहाँ पे देखो 647568, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, इंड भी नहीं कर रहा है, तो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। तो इररेशनल नंबर ना ही रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट होता है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ये ट्रू बताना था, तो ये ट्रू है। इसको बोलते हैं पार्शली ट्रू, ये है पार्शली ट्रू, ये फॉल्स है और ये कंप्लीटली ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सच बताना था कौन सा स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली ट्रूथ है, तो डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में गैर समाप्ति और दोहराए जाने वाले दशमलव विस्तार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीट करे और टर्मिनेट ना, रिपीट करे टर्मिनेट ना हो, ऐसी बात बोल रहा है। अब जैसे 15/16 करोगे तो आपको ये पता है कि 16 से जब भी किसी में भाग देते हो, 16 से जब भी किसी में भाग देते हो वो क्या होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो 0 पे खत्म हो जाता है। 35 में 50 का भाग दोगे, 35 का आधा करोगे तो 17.5 हो जाएगा, ये भी टर्मिनेट हो गया है। 23 में 8 का भाग दोगे तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन 17 में जब 6 का भाग दोगे तो 17 में 6 का भाग दोगे ये हो जाएगा 8.5/3, फिर भाग दोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3/24 हो जाएगा, फिर होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये रिपीट करता रहेगा। और ये रिपीटेड भी है और नॉन एंडिंग है, रिपीट कर रहा है नॉन एंडिंग है, यही सवाल में पूछा था। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है इसमें जो रिपीट कर रहा है और नॉन एंडिंग है। नॉन एंडिंग रिपीटिंग क्या दिया हुआ है, नॉन एंडिंग या नॉन टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया हुआ है, इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, देन व्हाट इज m माइनस n इक्वल टू? अगर मैं इस सवाल को बताऊं तो एक डेटा भी आपको लिखवाया था, जरा ध्यान से देखो। इस डेटा को इसीलिए लिखवाया था कि आप इसको याद रखो। 10, 15 और 21 ये तीन नंबर मैंने आपको बताए थे। ये तीन नंबर यहाँ पे लिखवाए क्यों थे? मैंने इसीलिए बोला था ना कि मैं जो ये बता रहा हूँ, ये इस पे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि 10, 15 और 21 मैंने बताए थे। तो 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आते हैं, 51 और 100 के बीच में 10 आते हैं, 101 से 200 के बीच में आते हैं। और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जरा ध्यान से देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एम जो है 0 से 50 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, ये कितना हो जाएगा? 15। एन की बात करें, ये हो गया 0 से लेके 50 के बीच में, ये हो गया 51 से 100 तक, ये होता है 10। अगर 101 से 200 तक पूछा जाता तो ये कितना होता है? 21 होता है। ये हो गया एम की वैल्यू, ये हो गया एन की वैल्यू। एम माइनस एन पूछा है, एम माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही सवाल का जवाब देना था। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अभी अगर आपको याद होगा तो कुछ सेकंड लगेगा, वरना लिख लिख के गिनोगे। एग्जाम में लिख लिख के गिनने पे टाइम निकल जाता है, मतलब इतना समय नहीं होता है। लगेगा तो सही कि हाँ आसान क्वेश्चन है, लिख के गिन लेंगे सारे के सारे, लेकिन वो टाइम कंज्यूम होगा 1 मिनट के आसपास। ये डेटा याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लिखा हुआ n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखो n सवाल मैंने रटवाया था ना कि 101 जो होता है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब इसमें 13 से भाग दे दो, 13 से 91 भाग दोगे, कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 8। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर ये याद नहीं है तो 3 डिजिट का ढूंढने चलोगे, फिर 101 चेक करोगे कि 103 होगा, 101 होगा, 105 होगा, 107 होगा, ये वाकई में प्राइम नंबर है या नहीं है, चेक करने में चला जाएगा। याद रख लो इसको कि 101 जो है आपका क्या होता है? 101 आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है। All odd prime numbers up to 100 are multiplied together. What is the unit digit in this product? पूछ रहा है all odd prime numbers up to 100 are multiplied together. What is the unit digit in this product? प्राइम नंबर है, जब हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं और 11 लेते हैं, 13 लेते हैं। ऐसे करके आपको जाना है, ऐसे करके जाना है। अब एक बात आपको समझ में होना चाहिए कि अगर इस पूरे उसमें 2 एक गुणनफल में आ गया है और 5 एक, इन सबको अगर गुणा करें तो 2 एक गुणनफल में है, एक 5 गुणनफल में है, तो 2 और 5 गुणा करके क्या बनेगा? 0। तो आखिरी डिजिट क्या आ जाएगा? आखिरी डिजिट जो है 0 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x प्लस 2, x प्लस 4 ऑल आर प्राइम नंबर्स। x का मान क्या है जिसके लिए x, x प्लस 2 और x प्लस 4 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से देखो, इसके बीच में 2 और इसके बीच में 2 का गैप हो रहा है, इसके बीच में 2 का गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। तो आप यूं कह सकते हो जब 2 का गैप होता है तो वो ट्विन प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं। तो ध्यान से देखो कि कितने ट्विन प्राइम होते हैं। 3 और 5 हो गया और 7 हो गया। फिर मैं आपको कहूं, जरा ध्यान से देखो, 5, 7, अगर इसमें 2 लोगे तो 2 और 3 के बीच में गैप जो है 1 हो जाएगा, 3 और 5 के बीच में गैप जो है वो नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 5 और अगर 7 की बात करें, लगातार 3 लेना है, मतलब 2 पेयर में आपस में ये भी ट्विन हो और ये भी ट्विन हो, यही तो बोल रहा है ना, ट्विन प्राइम हो। जरा ध्यान से देखो, एक ही पेयर एग्जिस्ट ही करता है, यही 3, 5, 7 ही। अगर लगातार 3 लेना हो और 2 जोड़े बनाओगे और ट्विन प्राइम बन जाए तो ये एक ही नंबर होता है, बाकी नहीं होता है। जब 5 और 7 है, इसके बाद 9 नहीं ले सकते हो, गैप हो जाएगा, फिर 11 लेना पड़ेगा। तो ये एक ही नंबर है जो ट्विन प्राइम होता है और इस सीक्वेंस में होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक को 3 बनाना है, एक को 5, एक को 7 बनाना है। तो x बराबर 3 ले लो, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ x, y, z आर प्राइम नंबर एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 38, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। देखो 38
जो है सम लाना पड़ेगा, और आपके पास x है प्लस y है प्लस z है। क्या बोला जा रहा है, x का अधिकतम मान ज्ञात करो। x अधिकतम तब होगा जब y और z दोनों मिनिमम होंगे। सबसे मिनिमम एक तो प्राइम होता नहीं, सबसे मिनिमम हम 2 ले लें और इसको क्या ले ले, 3 ले ले। 3 2 5, अगर मैं इसको सम कर दूं और 5 अगर इसमें से घटाऊं तो क्या आएगा, 33। तो क्या x 33 बन रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। x y z डिफरेंट नंबर है तो इसको 3 के बाद अगला 5 ले सकते हो। 5 2 7, 38 में से 7 घटाओगे क्या आ जाएगा, 31। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 31। यही प्राइम नंबर है, मैक्स या सबसे बड़ा प्राइम नंबर है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है, माना ए बी, जहां पे a नॉट इक्वल टू बी है, आपस में बराबर नहीं है। दो अंकों की अभाज्य संख्या है जिससे कि बी भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं में चल रहा है, बोल रहा है कि ए बी और बी ए, एक ऐसा अपने को पेयर बनाना है, ए बी और बी ए दोनों जो है क्या बने, वो आपका प्राइम नंबर बने। तो दो संख्याओं का अगर ले तो ध्यान से देखो, एक 1 1 ले लिया हमने, ठीक है ना। ध्यान से देखते चलना, दो संख्याओं का चलना, और ए बी के बराबर नहीं है। ये और इसका उल्टा, ये और इसका उल्टा। 11 हो गया, पहले थोड़ा सा दिखा देता हूं। 13 हो गया, फिर हो गया 17 और फिर हो गया 19। जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि वो ऐसे नंबर जो ये आपस में बराबर ना हो। तो 1 1 तो हो नहीं सकता, लेकिन 1 3 हो सकता है, 1 7 हो सकता है, 1 9 हो सकता है। फिर बोल रहा है ए बी और ध्यान से देखना पी, ये दोनों प्राइम होना चाहिए। इन दोनों प्राइम होने के लिए आप ध्यान से देखो, दो वाले जो सीरीज है जिसके स्टार्टिंग 2 से होगा या 4 से होगा या 8 से होगा, 2 4 8 से होगा, जब इनको रिवर्स करोगे तो आखिरी में 2 आएगा, आखिरी में 4 आएगा, आखिरी में 8 आएगा। जैसे मैं 23 ले लूं, 23 का रिवर्सल क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ए बी और बी ए, ये वही पेयर लेना है, ए बी और बी ए दोनों प्राइम हो। तो 2 वाली सीरीज, 4 वाली सीरीज, 8 वाली सीरीज तो हम छोड़ दें। तो हम कौन कौन सी वाली सीरीज लेंगे, ध्यान रखना, हम सीरीज लेंगे 1 वाली, हम सीरीज लेंगे 3 वाली, हम सीरीज लेंगे 5 वाली, ठीक है ना। और 5 वाली सीरीज भी नहीं ले सकते क्योंकि आखिरी में 5 आएगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लेंगे जो है 7 वाली सीरीज और 9 वाली सीरीज, मोटा मोटा इतनी सीरीज लेनी है। तो एक की सीरीज ले ली हमने, अब हम 3 की सीरीज में आएंगे। 3 की सीरीज में बात करें तो हम 31 की बात कर लें, फिर 33 34 35 36 नहीं होता है, 37 होता है, 38 39 नहीं होता है। फिर 4 की सीरीज अपने को लेनी नहीं है। अब 7 की सीरीज में पहुंचेंगे, 7 की सीरीज में पहुंचेंगे तो अपन 71 ले सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पे लिख लेते हैं 71। रीजन क्या है, 1 7 7 1 हो गया। इसके बाद 71 के बाद 73 पहुंचेंगे, 73 3 7 है, 7 3 हो जाएगा। फिर 74 75 76 77 78 नहीं होगा, 79 79 ले लेते हैं। 8 की सीरीज नहीं लेंगे, फिर 9 की सीरीज लेंगे। 91 होगा नहीं, 92 होगा नहीं, 93 होगा नहीं, 94 होगा नहीं, 96 होगा नहीं, 97 ले लेते हैं, 97 ले लेते हैं, 98 99 नहीं होगा। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, 13 को रिवर्स कर रहे हो 31 है, 17 को रिवर्स कर रहे हो 71 है, 37 को रिवर्स कर रहे हो 73 है, 19 को रिवर्स कर रहे हो 91 नहीं है, तो ये वाली सीरीज भी नहीं होगी। अगर इसको रिवर्स करोगे 91 लोगे तो 91 तो नहीं होता है, तो ये वाली भी आपको नहीं लेनी है। अब बचे आपके पास कितने नंबर, बचे इतने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका सम जोड़ के आपको बताना है कि इनका सम क्या होगा। ये ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है कि आप ये सोचो कि इसके अलावा इसमें कुछ और कर दो। ये यही तरीका होता है, इसको ऐसे ही करते हैं। अब जैसे इसको जोड़ोगे, जरा ये जोड़ो, ये क्या हो गया, ये 30 हो गया। अब इन दोनों को अगर ध्यान से जोड़ो, जरा इन दोनों को अगर ध्यान से जोड़ो, 9 1 10 और 7 7 14 1 15, 150 हो गया। फिर जरा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 7 3 10 और 9 7 16 16 1 17, 170 हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, ये दोनों आपस में जोड़ना है, तो ये दोनों आपस में जोड़ लेते हैं। ये दोनों आपस में जोड़ दिया, ये 8 हो गया और 3 3 6 हो गया, 68 हो गया। तो अपने को एक बात समझ में आ गया कि सबके अंत में 0 है। यूनिट डिजिट सब जोड़ोगे, जैसे आप 30 जोड़ोगे, 150 जोड़ोगे, 170 जोड़ोगे और फिर 68 जोड़ोगे, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
और हमारे पास ऑप्शन में 418 ही एक है जिसके यूनिट डिजिट 8 आ रही है, तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पूरा जोड़ के देख लेना। इसके बाद अगला सवाल है, A positive integer is said to be prime number if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1. Let P be a prime number greater than 5, then P square minus 1 is. P square minus 1 किससे डिविजिबल होता है ये कहा जा रहा है, और जो P है वो प्राइम नंबर है 5 से बड़ा। P जो है 5 से बड़ा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो बताना है कि ये कभी 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 है, ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 है, और ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 24 कुछ दिया हुआ, हमेशा 12 से विभाजित होगा और 24 से विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ दिया हुआ है। डिविजिबिलिटी चेक करनी, मैं तो कहता हूं कि एक नंबर ले लो, 3-4 नंबर लेके चेक कर लो, इसको सबसे सही तरीका यही होता है। पी स्क्वायर माइनस 1 की बात करनी है, इससे बड़ा है तो 6 स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं। सॉरी, प्राइम नंबर लेना है ना, तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर पहले हो गया 7 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 48। फिर इससे बड़ा 7 के बाद कौन होता है 11 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया 121 माइनस 1 120 हो गया। फिर जरा ध्यान से देखो 13 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 1 168 हो गया। जरा इन तीनों नंबरों को ध्यान से देखो, ये किससे डिविजिबल है। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम इसमें 24 से पूछा है, ये 24 से डिविजिबल है, ये भी 24 से डिविजिबल है, ये भी 24 से डिविजिबल है। आगे भी आप चेक करोगे तो डिविजिबल ये 24 से आएगा, ये डिविजिबल 24 से आएगा। 17 स्क्वायर माइनस 1 करोगे 288, ये भी 24 से डिविजिबल है, ये भी 24 से डिविजिबल है। तो हमेशा 12 से विभाज्य और 24 से विभाज्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 24 हमेशा 24 से विभाज्य होगा, यस हमेशा 24 से विभाज्य होगा। अगर प्राइम नंबर 5 से बड़ा है तो पी स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। आप इससे ज्यादा भी नंबर रख के चेक कर सकते हो, 19 का नंबर रख के भी चेक करोगे वो डिविजिबल आएगा ही आएगा। अगला सवाल, n is the largest 2-digit prime number when n is divisible by 11 then what will be the remainder। 2 डिजिट की अगर बात करें तो 97 होता है हाईएस्ट, और 11 से डिविजिबल करोगे तो 11 88 और 9 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 शेष आएगा। 97 को अगर 11 से भाग दोगे तो 11 88 88 9 97 होता है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक मिश्रित संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो होल नंबर की जब हम कैटेगरी बना रहे थे, ध्यान से देखना, होल नंबर की जब हम कैटेगरी बना रहे थे, होल नंबर की जब हम कैटेगरी बना रहे थे तो यहाँ पे हमने 0 रखा था और यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर रखा था। क्या रखा था, नेचुरल नंबर से रखा था, नेचुरल नंबर से रखा था। तो क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, ये हो सकता है, पर ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर जो पढ़ता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, दिए गए कथनों में ओनली 1 सही है, ठीक है ना, 2 सही नहीं है, तो ओनली 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, उस उत्पाद में इकाई का अंक क्या है। ये कर लिया ना, ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। 0 होता है यूनिट डिजिट भाई, एक 2 होगा एक 5 होगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 10 बना लेगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, दोनों प्राइम नंबर है शुरू से 100 में, तो एक आपका 0 क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ये शायद सवाल कर चुके हैं दोबारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 2-digit प्राइम नंबर आर देयर एज इफ इट्स रिवर्स विल ऑल्सो बी प्राइम। ये वाला सवाल यार अभी करके आए, उसमें सम पूछा था, लेकिन उसमें एक कंडीशन और दे रखी थी। कंडीशन क्या दे रखी थी वहां पे कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बस ये वाली कंडीशन हटा दी है और बोला है ऐसे कितने जो है प्राइम नंबर्स है जिनका रिवर्स भी जो है क्या है, प्राइम है। तो वापस अगर हम उसी को देखें, वापस अगर अभी सॉल्व करके आए हैं, खाली गिनना ही तो है, वापस एक बार इसे गिन लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 11 ऐसा था, इस 11 को भी यहाँ पे इसलिए ले लेंगे क्योंकि ये 11 की अगर बात करें, इस 11 की बात करें तो इसका रिवर्स भी जो है वो क्या है, प्राइम है।
यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी के बराबर हो सकता है तो 11 भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 नंबर है जो आपका ऐसा है जिसका रिवर्स भी प्राइम है, जिसका रिवर्स भी प्राइम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद के जो सवाल है ना, ये सवाल एक्चुअली नंबर सिस्टम और एवरेज दो चैप्टर का जो है मिश्रण है। एवरेज का भी सिंपल सा कंसेप्ट है और नंबर सिस्टम का भी सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों को मिला के क्वेश्चन को रखा गया है। तो जब तक दोनों चैप्टर सही से नहीं पता है तब तक इन सवालों को नहीं कर सकते हो। ये अभी पिछले 1-2 साल में ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, जैसे ये सीपीओ में पूछा गया 2019 में। इधर जरा देखोगे ये भी सीपीओ 2019 में पूछा गया है। इधर देखोगे जो है ये सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है। ये देखोगे तो सीजीएल 2021 में पूछा गया है। इसी तरीके से ये एमटीएस 2019 में पूछा गया है। ये मतलब बढ़िया सवाल है जो पूछा गया। ये सारे के सारे लेटेस्ट सवाल है जो पूछे गए, तो 1 बाय 1 इनको अपन कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जो अपन ने सीखा है वो अपन अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन में फटाफट। बहुत आसान आसान से सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अगर बात करें हम, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एवरेज का चैप्टर आपको पढ़ना है, तो जब पढ़ोगे तो बहुत गहराई से पढ़ोगे। एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 25, 10 से 25 के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं उनका एवरेज बताना है। तो 10 से 25 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से प्राइम नंबर है ये आपको याद भी होना चाहिए जुबान पे खटाखट। एक तो होता है 11, एक होता है 13, एक होता है 17, एक होता है 19 और एक होता है 23। यही होता है। इन्हीं का एवरेज पूछा है। कितने नंबर है? 5 है। इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। तेजी से जोड़ सकते हो। 13 और 17 कितना? 30, 19 11 30, 30 30 60, 23 83 अपॉन में 5। तो 16 25 80 और 5 छक्का 30, 16.6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलो और आगे चलते हैं। अगला सवाल है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 to 50। 21 से 50 के बीच में सभी का आपको क्या बताना है? सभी प्राइम नंबर का एवरेज बताना है। 21 से 50 के बीच में पहला तो आपको 23 मिल जाएगा, फिर 29 मिल जाएगा, फिर 31 मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, फिर 41, 43 और 47 मिल जाएगा। इतना ही नंबर है, इससे ज्यादा तो नंबर है नहीं। कितने हो गए जरा ध्यान से देखो। 3 3 6 1 7 नंबर हो गए। इन सबको जरा जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। जोड़ के क्या करो? एवरेज निकालने के लिए 7 नंबर है, 7 से भाग दे दो। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब जोड़ते वक्त जरा ध्यान से देखो, इसको इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? इसको इसको जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं इसको इसको अगर जोड़ दो तो 7 3 10 और 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 60। जरा इसको इसको जोड़ दो, ध्यान से देखो, इसको इसको जोड़ोगे तो ये भी 60 हो जाएगा, बचा 41 है। तो 9 6 15, 15 6 21 और 21 4 25। एक और जोड़ना है तो 251 हो गया। 251 बटा 7 हो गया। जैसे इसको भाग दोगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 41 बचेगा। 7 पन्ना 35 हो जाएगा और 35 में 6 बचेगा, ठीक है। और फिर 7 बटे 56 होगा और 4 40 बचेगा। 7 पन्ना 35 हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो एक अंक तक निकालना है तो इसको आप ऐसे लिखते हो 35.9, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इतना ही आसान सा सवाल था। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, जैसे मैं आपको बोलूं पहला 10 प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 5 7, 2 3 5 7। फिर अगर मैं बोलूं 11 13 17 19, ध्यान से देखते रहना, 23 और 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राइम नंबर का पूछा। ये 10 हमारे प्राइम नंबर हो गए जो है स्टार्टिंग के। 2 3 5 7, 11 13 17 19 23 29, ये 10 फर्स्ट प्राइम नंबर हो गए। फिर बोल रहा है 10 डिजिट के जो है 10 प्राइम नंबर। अगर 10 डिजिट के निकाले तो ये जो 1 डिजिट के हैं बस इसको हटा दोगे। ये 4 नंबर है, 4 नंबर हटा दोगे तो 4 ऐड करोगे। तो मैं कहता हूं कि 11 तो होगा, 13 तो होगा, 17 तो होगा 2 डिजिट में, 19 तो होगा, 23 तो होगा, 29 तो होगा, लेकिन इसके अलावा 31 होगा, ठीक है ना। 31 के अलावा अगर हम बात करें 37 होगा, 41 होगा और 43 होगा। तो ये जो 4 नंबर है ये आपके और एडिशनल होंगे, एडिशनल होंगे।
तो जब दोनों का एवरेज निकालोगे तो 10 नंबर ये भी है आपका, तो एवरेज निकालने के लिए इसमें 10 से भाग दोगे, एवरेज निकालने के लिए इसमें 10 से भाग दोगे और फिर माइनस करोगे। तो ये वाली जो एवरेज है, बट ऑब्वियस बात है कि बड़ी आएगी, ये वाली जो एवरेज है छोटी आएगी। तो आप डायरेक्टली अगर ये देखोगे तो आप इन नंबरों को सीधे सीधे काट सकते हो, जब घटाओगे तो दोनों घट जाएगा। तो इसमें से इसका डिफरेंस निकाल के 10 से भाग दे दो। तो चलो इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं और निकाल के भाग दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 37 में 43 को जोड़ दिया, 37 में 43 को जोड़ा तो 7 3 10, 4 3 7 1 8, ये हो गया 80। जरा ध्यान से देखिएगा, 37 और 43 को जोड़ दिया, ये हो गया 80। उसके बाद अगर मैं ये करूं 7 5 12, 12 5 17, 17 को मैं घटा देता हूं किसी में से, मैंने 31 में से 17 को घटा देते तो 14, तो 41 और 14, अगर इसमें से 17 आप घटा दोगे तो 14 बचेगा। 41 और 14 कितना हो जाएगा? 41 और 14 आपका 55, तो प्लस 55 आ जाएगा बटा 10। तो ये ध्यान से देखो 135/10 आ गया, एवरेज जो है 13.5 आ गया। तो सवाल का सही जवाब क्या आ गया? दोनों का डिफरेंस 13.5 आ गया। चलिए आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। पहले 8 प्राइम नंबर का आपको एवरेज एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर की बात करें, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 17 19, 8 ही बताना है। फर्स्ट 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। इसका एवरेज निकालना है। इन सबको जोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा? 8 से भाग देना पड़ेगा। इन सबको जोड़ के 8 से भाग देना पड़ेगा। जोड़ लिया, 8 से भाग दे दिया। इसका निकालना है एवरेज किससे? फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर बताने हैं। नेचुरल नंबर की बात हो रही है। जब नेचुरल नंबर की बात करें तो वो 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 16, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 और 20, इतना हो गया। 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 से लेके खुट 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 10 तक। 1 + 2 + 3 + 10 तक हो गया। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे सम आया तो 1 से लेके n तक का जो सम होता है वो होता है n n+1/2। 1 स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये 1 स्क्वायर हमें 11th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n+1 2n+1 / 6, ये फॉर्मूला होता है। और अगर क्यूब की बात करें 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, अगर इसको जोड़ते जोड़ते n क्यूब तक जाएं तो ये क्या होता है? n+1 / जो 2 होता है इसका होल स्क्वायर होता है। इसका होल स्क्वायर होता है। ये जो आता है इसका ये होल स्क्वायर होता है। समझ में आया? तो अगर मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है ना, अब फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, इसका सम निकालना है तो 2 हो गया और हमारा n कितना है? 10, 10 × 11/2 हो गया। तो 2 2 कट गया, 11 10 में 110 हो गया। तो इसका इससे पूछा है, इसका इससे पूछा एवरेज। तो सबसे पहले तो ये एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, ठीक है ना। अच्छा, इसका टू एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, और एवरेज निकालोगे तो 10 से इधर भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 11। नीचे वाले का एवरेज 11 हो जाएगा और ऊपर वाले का एवरेज आपको निकालना है। ये हो गया 5 5 10, 10 7 17, 17 11 कितना हो गया? 17 और 11 28, 28 58, 58 और +19, 58 + 19/8, 9 8 17, 5 1 6 1 7, 77/8 हो गया। 77/8 हो गया। ध्यान से देखोगे 77/8 हो गया। फिर जब इसका इससे निकालोगे रेशियो तो 77/8 अपॉन में इससे रेशियो निकालोगे तो 11 का गुणा करोगे तो 11 7 77 हो जाएगा। तो 7/8 हो जाएगा या 7:8 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 7:8। समझ में आया? अगला सवाल देखो, द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 100। ये MTS 2019 में सवाल आया था। बड़ा अच्छा सवाल है। बस इसमें एक छोटी सी जानकारी थी जो डेफिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं।
कि 1 से लेके 100 तक की अगर बात करें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर शुरू से लेके अगर बात करें, तो जो 1 होता है ना ही आपका प्राइम होता है और ना ही आपका कंपोजिट होता है, ना ही आपको कंपोजिट नंबर होता है। इसका मतलब यह है कि आपको क्या निकालना है, 2 से लेके 2 3 4 5 6 लेके 100 तक इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। ये क्या है, ये आपकी एक एपी है। जब एपी की बात करें तो एपी का जो सम होता है, एपी का जो सम होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो n/2, इसको लिख सकते हो a प्लस लास्ट टर्म, l को अगर लास्ट टर्म लिखते तो a प्लस l होता है। अगर हम सम निकाले तो n/2 a प्लस l होता है। अगर एवरेज निकालना हो किसी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर एवरेज निकालना हो तो आप सम का मतलब ये है n/2 a प्लस l, ये आपका सम आ गया। इसमें अगर n से भाग दे दोगे तो आपका निकल आता है एवरेज। एवरेज होता है पहला टर्म और आखिरी टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज निकलता है अगर कोई चीज एपी में हो। तो यहाँ पे ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 2 + 100 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज आ जाएगा। 2 + 100 डिवाइड बाई 2 एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब 102/2 काटोगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया? चलो देखिए, इस पे कुछ और एक आध सवाल बचा रह गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन एंड ऑड कंपोजिट नंबर। फर्स्ट इवन नंबर और एंड ऑड कंपोजिट नंबर। पहला कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखो, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, पर 4 कंपोजिट नंबर है। क्या है? 4 कंपोजिट नंबर है। जब 4 कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये इवन है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर है, 1 2 और 4, ये इसके फैक्टर है। तो 4 पहला इवन कंपोजिट नंबर है। ऑड कंपोजिट की बात करें तो जो 9 होगा ये पहला ऑड कंपोजिट होगा, क्योंकि इसका 1 3 और 9 ये 3 फैक्टर इसके होंगे, तो ये ऑड कंपोजिट है। ऑड कंपोजिट है। दोनों का सम करोगे 9 4 13 हो जाएगी। यही सवाल में पूछा है, तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? 13 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन एंड ऑड कंपोजिट नंबर। ये अभी तक पूछा नहीं है पर पूछा जा सकता है थ्योरी के सेक्शन में। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। पहले 10 कंपोजिट नंबर्स का आपको एवरेज बताना है। तो पहले 10 कंपोजिट नंबर की बात करें तो पहला कंपोजिट नंबर तो 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 5 और 7 नहीं होगा, लेकिन 8 होगा, 9 होगा, ठीक है ना, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा और 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, ध्यान से देखो, 16 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 18 होगा। इनका एवरेज बताना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। तो इनका वो बताना है, इनको आप जोड़ दो, सबको जोड़ के क्या करो, 10 से भाग दे दो। तो बस जोड़ना ही है, बाकी तो एक अंक पे दशमलव लगाना है। 6 4 10 8 18, ठीक है ना, 18 9 27, 10 37, 37 12 49, 49 54 63, 63 15 78, 78 और 16 94, 94 के साथ अगर हम बात करें 6 ले लिया, 100 हो गया और 12 112 हो गया, 112। तो 11.2 एवरेज आ जाएगा। जो एवरेज आएगा वो आएगा 11.2। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, पहली क्लास थी तो आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा आपका जो है थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद आगे अगले लेक्चर में दूसरे कंसेप्ट पे हम लोग मूव करेंगे। जो है क्लासिफिकेशन पे बेस्ड, आप प्रीवियस ईयर की कोई बुक लगाना चाहो तो कोई बुक लगा दो। वैसे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं प्रीवियस ईयर का सारा कलेक्शन जो है 200-300 क्वेश्चन का नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस के लिए अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, और उसको आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं मिलेगा। सारा का सारा प्रीवियस ईयर इसके अंदर कवर हो जाएगा, कंसेप्चुअली सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही।